नमस्कार। आज हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब एससीएम पर जो आपने दस्तावेज और नोट्स शेयर किए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आपने कहा था कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपकी दिलचस्पी है और हाँ, ये सच भी है कि दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ ही रही है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो तो सुनने में काफी सीधा लगता है कि भाई सही सामान सही ग्राहक तक सही टाइम पर अच्छी हालत में और हाँ, कम से कम खर्चे में पहुंचाना है। पर जैसा आपके स्रोतों में भी बताया गया है, ये जितना आसान दिखता है ना, असल में उतना है नहीं, काफी पेचीदा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ ट्रक चलाना या जहाज चलाना नहीं है, ये तो पूरी एक साइंस है, एक आर्ट है कह सकते हैं। आपके नोट्स में वो अमेज़न का उदाहरण था, वो बहुत अच्छा था। कैसे वो लगातार अपनी डिलीवरी को बेहतर और तेज बनाते रहते हैं, कुछ घंटों में सामान पहुंचा देते हैं। या फिर वो कोका कोला वाला उदाहरण, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचाने के लिए वो कैसे लोकल लेवल पर ही बॉटलिंग प्लांट लगा देते हैं। ये सब असल में स्ट्रेटेजिक एससीएम का हिस्सा है। हर कदम मायने रखता है, लागत, स्पीड, ग्राहक कितना खुश है, सब कुछ। हाँ, और आपके दिए दस्तावेजों में एक सवाल बार बार आ रहा था कि ये डिमांड फोरकास्टिंग यानी मांग का पहले से अंदाजा लगाना ये इतना जरूरी क्यों है। स्रोत बताते हैं कि इससे कंपनियों को भविष्य में देखने में मदद मिलती है कि आगे चलकर ग्राहक क्या खरीद सकता है, कितना खरीद सकता है। वो वॉलमार्ट वाला केस स्टडी भी था आपके नोट्स में, वो काफी दिलचस्प था। हाँ, कि वो कैसे मौसम से लेकर लोकल त्योहारों तक और यहाँ तक कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स को भी देखकर अपना स्टॉक मैनेज करते हैं। इससे सिर्फ उनका पैसा ही नहीं बचता, बल्कि ग्राहक भी निराश नहीं लौटते। हाँ, और ये बात सिर्फ स्टॉक कितना रखना है वहीं तक सीमित नहीं है। एक सटीक पूर्वानुमान वो पूरी कंपनी की दिशा तय कर सकता है। आप समझिए, जैसे प्रोडक्शन वालों को पता चल जाता है कि कितना माल बनाना है, मार्केटिंग टीम उसी हिसाब से अपने प्लान बनाती हैं, फाइनेंस वाले बजट तय करते हैं। आपके स्रोतों में इस बात पर काफी जोर था कि पूर्वानुमान कितना सटीक है, इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर और मार्केट में उसकी पोजीशन पर पड़ता है। ये एक तरह से अनिश्चितता के समंदर में दिशा दिखाने वाले कंपास जैसा है। ये दिलचस्प है कि पूर्वानुमान कैसे अनिश्चितता को कम करता है, लेकिन आपके स्रोतों में ये भी कहा गया है कि कुछ ना कुछ अनिश्चितता तो हमेशा ही रहती है। शायद यहीं पर सेफ्टी स्टॉक का रोल आता है, जिसके बारे में उन दस्तावेजों में काफी डिटेल में था। मतलब वो एक्स्ट्रा माल जो अचानक डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई में देर हो जाए, वैसी सिचुएशन से बचाता है। एकदम सही। सेफ्टी स्टॉक एक तरह का बीमा है, आप कह सकते हैं, इंश्योरेंस। आपके नोट्स में जिक्र था कि इसे कैलकुलेट करने के लिए कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे मांग कितनी ऊपर नीचे होती है, मतलब डिमांड वेरिएबिलिटी, सप्लायर से माल आने में कितना टाइम लगता है और उसमें कितनी देर हो सकती है, यानी कि लीड टाइम वेरिएबिलिटी, और बाहरी रिस्क भी, जैसे ट्रांसपोर्ट में कोई हड़ताल हो गई या कोई बाढ़ आ गई। यहीं पर वो डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल का फर्क समझना जरूरी हो जाता है, जिसका जिक्र आपके रिसर्च पेपर में था। हाँ, वो थोड़ा टेक्निकल लग रहा था। क्या आप उसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल तब काम आता है जब मांग और लीड टाइम, मतलब माल आने का समय, लगभग फिक्स्ड हो। जैसे मान लीजिए एक अस्पताल है, उसे हर हफ्ते एक तय संख्या में सर्जिकल ग्लव्स चाहिए। यहां अंदाजा लगाना आसान है, लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल वहां इस्तेमाल होता है जहां बहुत अनिश्चितता हो। जैसे कोई फैशन रिटेलर है, उसे क्या पता अगले महीने कौन सा स्टाइल चल पड़ेगा। यहां मांग और सप्लाई दोनों में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, तो सेफ्टी स्टॉक की जरूरत इन प्रोबेबिलिस्टिक सिचुएशन में कहीं ज्यादा होती है। और आपके स्रोतों के हिसाब से सही मॉडल चुनना इन्वेंट्री कॉस्ट को काफी कंट्रोल कर सकता है। ये समझ में आता है। अच्छा, आजकल एक और शब्द जो बहुत सुनने को मिलता है और आपके नोट्स में भी इस पर काफी जोर था, वो है सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता। इसमें ट्रिपल बॉटम लाइन यानी टीबीएल का कॉन्सेप्ट समझाया गया था, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। हाँ, टीपीएल का जो फंडा है वो इस सोच पर आधारित है कि कंपनियों को सिर्फ मुनाफे यानी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उन्हें अपने कर्मचारियों और समाज यानी पीपल पर क्या असर पड़ रहा है और पर्यावरण, प्लैनेट पर उनके काम का क्या प्रभाव है, इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपके शेयर किए गए एक लेख में यही तर्क था कि लंबी समय में वही कंपनियां टिकेंगी जो इन तीनों चीजों में बैलेंस बनाकर चलेंगी। ये अब सिर्फ अच्छा काम करने वाली बात नहीं रही, ये बिजनेस की जरूरत बन गया है एक तरह से। और इसी स्थिरता वाली सोच से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट आपके दस्तावेजों में दिखा, सर्कुलर सप्लाई चेन। ये जो पारंपरिक मॉडल है, बनाओ, इस्तेमाल करो, फेंक दो, उससे कैसे अलग है? देखिए, सर्कुलर सप्लाई चेन का लक्ष्य है
वेस्ट यानी कचरे को कम से कम करना और जो संसाधन है उनका बार बार इस्तेमाल करना, ये एक बंद लूप बनाने की कोशिश है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन करना जिन्हें आसानी से रिपेयर किया जा सकें, जिनके पुर्जे दोबारा इस्तेमाल हो सकें या जिनका मटेरियल रिसाइकल होकर फिर से प्रोडक्शन में काम आ जाए। आपके नोट्स में कुछ यूरोपियन कंपनियों के उदाहरण भी थे जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स या कपड़े वापस लेकर उन्हें एक नई जिंदगी दे रहे हैं। ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि कंपनियां इससे नए बिजनेस मॉडल भी बना रही हैं। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद सार यही निकलता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट अब सिर्फ मतलब सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना नहीं रह गया है। ये तो अब डेटा एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस और हाँ, सस्टेनेबिलिटी, इन सबको एक साथ साधने वाला एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक फील्ड बन गया है। जैसा आपके नोट्स में भी निष्कर्ष था कि जिन्हें मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है, प्रोसेस को बेहतर बनाना अच्छा लगता है और बड़े स्केल पर असर डालना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ मौके ही मौके हैं। बिल्कुल। और अगर हम इन सारी बातों को आज के ग्लोबल माहौल से जोड़कर देखें तो एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। हम लगातार देख रहे हैं कि सप्लाई चेन में रुकावटें आ रही हैं, कभी महामारी की वजह से, कभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, कभी क्लाइमेट चेंज की वजह से। साथ ही सस्टेनेबिलिटी पर भी दबाव बढ़ रहा है। तो इसे देखते हुए अगले 10 सालों में एक आदर्श या कुशल सप्लाई चेन की परिभाषा क्या होगी? क्या सबसे सस्ती चेन ही सबसे अच्छी मानी जाएगी या फिर वो चेन जो ज्यादा लचीली हो, ज्यादा टिकाऊ हो, भले ही थोड़ी महंगी क्यों ना पड़े? ये एक अहम सवाल है जो आपके स्रोत भी उठाते हैं और इस पर विचार करना जरूरी है।